एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। तो कल से हमने एक नया एफएफ स्टार्ट किया था, इसका नाम था माय शुगर डैडी एंड आज उसका मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब विंग वांगजी से मिलने के लिए आया था और वो उसे लान होटल में लेके गया था। लांस का वो बड़ा सा होटल जिसमें जाने का सपना विंग ने बहुत पहले से देखा हुआ था। वो हमेशा से उस होटल में बस एक बार घूमने के लिए जाना चाहता था, बस एक पल के लिए, 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्यों ना सही, पर विंग उस होटल में एक बार कदम रखना चाहता था। आज विंग बहुत खुश था क्योंकि उसे इस जगह पे जाने का मौका मिल रहा है। विंग को सामने वाले इंसान का नाम नहीं पता है, पर सामने वाले इंसान को विंग का नाम ज़रूर पता है। विंग खुद को विंग कह के इंट्रोड्यूस करता है, पर वांगजी उसे विभूषण कह के पुकारता है। इसके बाद वो उसे अपने रूम में लेके जाता है, अपने प्राइवेट रूम में ले जा करके वो बस देख रहा था कि विंग क्या एक्शन करता है। विंग को जैसा उसके दोस्त ने समझाया था, शोयांग ने जो उसे बताया था, विंग वही सब कुछ कर रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहा था। सबसे पहले उसने वांगजी को अच्छे से सिड्यूस करने की पूरी कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी रहा। विंग जिसने वांगजी की शर्ट को निकाल दिया था और उसके नेक पर अपने हाथ को फहरा रहा था, बहुत ही सॉफ्टली, जेंटली, एवं अपने दूसरे हाथ से वो वांगजी के एब्स को टच कर रहा था, उसके स्टमक पर, एंड सेकेंडली वो अपने लिप्स से वांगजी के चेस्ट पर किस किए जा रहा था। वांगजी जो बहुत देर से खुद को कंट्रोल किए हुआ था क्योंकि उसके इतने करीब आज से पहले कोई नहीं आया है, ये उसका पहला एक्सपीरियंस है और पहला एक्सपीरियंस उसका बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत अच्छा है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। तो उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने जैसे ही अपने लिप्स को वांगजी के चेस्ट पर टिकाया, वांगजी खुद को और काबू नहीं कर पाया। विंग ने जैसे उसे हल्का सा वेट किस किया, वांगजी मौन कर उठा। विंग जो फिर भी नहीं रुका, वो और ज़्यादा वांगजी को प्लेजर देने लगा था। विंग का हाथ अब वांगजी के स्टमक से होते होते उसके प्राइवेट एरिया की तरफ जाने लगा था। विंग वांगजी की थाई को उसके जींस के ऊपर से ही टच करते हुए स्क्यूज किए जा रहा था और अपने हाथ को धीरे धीरे से मूव करते हुए वो इसके ओवरली सेंसिटिव एरिया की तरफ ले जा रहा था। उस सेंसिटिव पार्ट के ऊपर उसने अपने हाथ को रख दिया था। वांगजी जिससे अब खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं हुआ, उसने विंग को फ्लिप कर दिया। अब वांगजी था जो विंग के ऊपर था, विंग जो कि अब नीचे था। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था, विंग की आंखों में वांगजी को हंगर दिख रहा था। विंग खुद भी अराउस्ड हो गया था। विंग जिसने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में पता किया है और इसके बाद उसने फाइंड आउट किया कि उसे मेल्स में ही इंटरेस्ट है। विंग वैसे भी गे है तो उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी टफ नहीं था। अभी विंग जो कि इतना मस्कुलर मैन देख करके उसके सामने खुद को सरेंडर कर चुका था। विंग काउच पर लेटा हुआ था और वांगजी उसके ऊपर झुक रहा था। वांगजी जिसने फिर विंग के ड्रेस को बिना आओ ताओ दे के फाड़ दिया। विंग ने जो कपड़े पहने हुए थे उनको उसने एक बार में ही झटके से निकाल दिया। विंग उसके सामने पूरा न्यूड था। विंग अपने कपड़ों के अंदर अपने अंडरगारमेंट्स को पहनकर नहीं आया था। विंग उसके सामने टोटल न्यूड था, पर अभी भी विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस में तिनके भर का अंतर नहीं आया था। वांगजी को ये बोल्डनेस बहुत ज़्यादा पसंद आई, उसे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो वांगजी जो किसी को खुद को टच नहीं करने देता है, उसने तुरंत ही विंग के नेक पर हमला कर दिया और वो उसे डीपली किस करने लगा। वांगजी विंग की नेक को सक किया जा रहा था। विंग जिसने खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचा, वो तो मौन किया जा रहा था, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। विंग जिसे बताया गया था कि वांगजी कुछ नहीं करेगा, सब कुछ विंग को करना होगा, विंग को वांगजी को प्लेजर देना होगा और अगर वांगजी उसके साथ रफ होना चाहे तो उसे रोकना नहीं है अपने सर को, क्योंकि विंग को वांगजी का नाम नहीं पता है तो उसके हिसाब से तो वांगजी उसका सर ही है। दूसरा वांगजी जो कि विंग की बॉडी को पूरी तरीके से फील कर रहा था। वांगजी जिससे अब और ज़्यादा वेट नहीं हुआ, उसने भी अपने कपड़ों को पूरी तरीके से खुद से अलग कर दिया और वो विंग के साथ में इंटीमेट होने लगा। वांगजी विंग के साथ बहुत ज़्यादा रफ था, बहुत ज़्यादा रफ। विंग जो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड था, अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसकी हिम्मत दिन ब दिन, मतलब पल दर पल टूटती हुई जा रही थी। विंग अपने दांतों को कस लिया था, उसने अपनी मुट्ठियों को भी बींच लिया था और उसके पैर वांगजी की बैक पर पूरी तरीके से रैप हो रखे थे एंड विंग के हाथ वांगजी की नेक में पूरी तरह से रैप हो रखे थे। वांगजी की बैक पर विंग के नेल्स के काफ़ी सारे निशान थे।
विंग ने एक दो बार वांग जी के शोल्डर पर काट भी लिया था, क्योंकि उसे बहुत 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 ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। उसे स्टार्टिंग में बहुत पेन महसूस हुआ। उसने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की खुद को, पर वो नहीं कर पाया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, विंग को इतना ज़्यादा प्लेजर महसूस होने लगा कि उसकी जो हरकतें थीं वो डबल हो गई थी। वो और बुरी तरीके से वांग जी के बैक को खींच रहा था, उस पर वो अपने नेल्स को गड़ाया जा रहा था। इसलिए नहीं कि उसे पेन हो रहा था, पर कि उसे इतना प्लेजर महसूस हो रहा था जो उसने अब सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे प्लेजर के बारे में तो उसे शुयांग ने भी नहीं बताया था। शुयांग ने उससे कहा था कि हाँ, विंग को भी अच्छा लग सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि उसे अच्छा लगेगा। तो विंग बस ये सोच के आया था कि उसे बस पेन होगा, पर उसे अपने आप को काबू करना होगा। पर अभी जो कुछ उसके साथ हो रहा है, जो उसे फील हो रहा है, जो वो अपनी बॉडी में महसूस कर रहा है, वो सनसनाहट, वो प्लेजर, वो तरंगे, इन तरंगों को वो इग्नोर नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें उसे बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर महसूस करा रही हैं। विंग और वांग जी का वो रफ, हॉट एंड एक्सट्रीमली इंटेंस सेशन कुछ टाइम तक चलता है, लगभग घंटों के सेशन के बाद में। और वो एक ही राउंड था, पर वांग जी के स्टेमिना बहुत हाई है। फाइनली विंग को वांग जी ने छोड़ दिया था। विंग जो कि वहीं सोफे पर पड़ा पड़ा गहरी गहरी सांसें भर रहा था। विंग की आंखें पूरी तरीके से स्वेलन थी, रेड थी। पर इन सब प्रोसेस के बीच में वांग जी ने विंग के लिप्स को टच नहीं किया था। वांग जी ने विंग को किस नहीं किया था, और विंग को भी ये चीज़ ठीक लगी, क्योंकि विंग भी चाहता था कि कुछ तो ऐसा हो जो उसके पास बचे। उसकी बॉडी अब उसके पास नहीं रही है, उसने उसे सेल कर दिया है, पर उसका फर्स्ट किस वो उसके पास अभी भी है, क्योंकि वांग जी ने उसे किस नहीं किया। लेकिन अगर वांग जी करता तो विंग उसे रोकता नहीं, क्योंकि विंग के लिए ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। उनके उस सेशन के हो जाने के बाद में, जैसा कि शुयांग ने विंग को समझाया था, विंग जिसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, पूरी हिम्मत जुटाने के बाद वो सोफे से बैठ गया और उठने की हिम्मत करने लगा। विंग ने जैसे ही अपना एक कदम नीचे रखा था, वो इतनी बुरी तरीके से दर्द में चीखा कि वांग जी भी एक पल के लिए डर गया। विंग जो कि तुरंत ही सोफे पर बैठ गया, और वो अपने बेड के भर गिरा था, इसलिए उसे और ज़्यादा पेन महसूस हुआ। विंग जो कि बहुत बुरी तरीके आह भरने लगा। वांग जी उसके पास आया, उसने कहा, विभूषण, तुम ठीक तो हो ना? विंग जिसने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था। विंग जो कि थोड़ा सा एम्बैरेस महसूस कर रहा था। अब तक वो जो बोल्ड बनना था, उसकी बोल्डनेस जैसे हवा हो चुकी थी। विंग जिसने फिर आगे कहा, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो शायद इसलिए अगली बार से मैं टैबलेट्स वगैरह लेकर आऊँगा। वांग जी ने यह सुना और उसने बस अपना सर हाँ में नोट कर दिया। इसके बाद उसने बस वहाँ से अपने कपड़े उठाए और वो वहाँ से चला गया। वांग जी विंग को उस कमरे में अकेला छोड़ के जा चुका था। विंग को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पहले ही शुयांग ने बता दिया था कि हर बार ऐसा ही होता है। क्लाइंट को हो सकता है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी ना हो एक इंटेंस हॉट सेशन के बाद में, तो क्लाइंट उसे छोड़कर जा सकता है। और विंग को इसमें कुछ भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट उसका लवर नहीं है जो उसके पास रुके, उसकी टेक केयर करे। क्लाइंट का जो काम है वो काम करेगा, प्लेजर महसूस करेगा और चला जाएगा उसे छोड़कर। तो वांग जी ने वही किया है। विंग को और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। विंग जिसने बस अपने फटे हुए कपड़ों की तरफ देखा, उसने ये तो नहीं सोचा था कि उसके कपड़े इस तरीके से फट जाएंगे। विंग जो कि अपने फ़ोन को इधर उधर देख रहा था कि उसका फ़ोन उसे कहीं दिखे, ताकि वो शुयांग को कॉल करके बताए कि उसे कुछ कपड़ों की एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे तो बाहर नहीं निकल सकता जब उसने कुछ पहन ही नहीं रखा हो। विंग अपना फ़ोन इधर उधर देख रहा था, तभी उस दरवाजे पे तुरंत नॉक हो गई थी। उस नॉक को सुनकर विंग के पूरे पसीने पसीने छूट गए थे, क्योंकि अपने क्लाइंट के सामने न्यूड होना ठीक है, लेकिन अभी कौन आया है? नॉक कर रहा है, मतलब वो वांग जी तो नहीं होगा, उसका क्लाइंट तो नहीं है। क्लाइंट नहीं है तो कौन है? विंग जो दरवाजे के पास बहुत मुश्किल से गया, क्योंकि विंग से चलने बन नहीं रही है, उसकी हिम्मत नहीं एक कदम और आगे बढ़ाने की। पर विंग जैसे तैसे करके उस दरवाजे तक पहुंचा। विंग जिसने अपनी कमर को पकड़ा हुआ था, उसने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा, कौन? बाहर से किसी ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, मास्टर ने कहा है आपके लिए पार्सल छोड़ देना है, दरवाज़ा खोल लिए, पार्सल लेकर आया हूँ। विंग जिसने कहा, दरवाजे पर छोड़ दो, मैं ले लूँगा। वो इंसान उसको नोट करते हुए वहाँ से निकल गया, हामी भरते हुए। विंग जिसने थोड़ी देर इंतज़ार किया, उसे जब आवाज़ आई कि पैर चल रहे हैं, तो विंग ने अपने फटे हुए कपड़े उठाए और अपने टॉप को और अपने शॉर्ट्स को हल्का सा अपने ऊपर डाल लिया, कि बस अगर कोई बाहर गलती से भी हो तो उसे देख ना पाए। विंग जिसने दरवाज़ा खोला, और वो हैरान था, क्योंकि उस लॉबी में एक इंसान तो दूर की बात, एक परिंदा भी नहीं है।
विंग ने वहीं देखा कि दरवाजे के सामने ही एक बॉक्स रखा हुआ है और एक पैकेट भी रखा हुआ है। विंग ने उन दोनों को अंदर उठा लिया। विंग ने उस बॉक्स को आहिस्ता से वहीं टेबल पे रखा और उस पैकेट के अंदर देखा। वहाँ पर कुछ कपड़े थे जो कि शायद विंग के ही साइज़ के होंगे। उसमें एक वाइट कलर की शर्ट और एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र था। विंग जिसने तुरंत ही उन कपड़ों को निकाला और दरवाज़ा बंद करते हुए वो बाथरूम की तरफ चला गया, क्योंकि विंग को बाथ लेने की ज़रूरत है। विंग की पूरी बॉडी मैस्ड अप है, पूरी तरह से इचीनेस उसमें भरी हुई है, क्योंकि वांग का स्पर्म वाला लिक्विड भी विंग के ऊपर ही उसने डाल दिया था। उसके अंदर रिलीज़ नहीं किया था पर उसके ऊपर डाल दिया था। विंग को बहुत इचीनेस महसूस हो रही थी। उसे डिस्गस्टेड महसूस नहीं हो रहा था बट बहुत इचीनेस फील हो रही थी। विंग ने अच्छे से बात लिया, उन कपड़ों को अपने ऊपर डाला और बाहर निकल के आया। विंग जिसने सोचा कि इस बॉक्स को खोले कि नहीं खोले, मास्टर्स के क्लाइंट ने कहा है तो उसे खोलना चाहिए। विंग जो उस बॉक्स के पास गया और उसे खोला। उस बॉक्स को खोलते ही विंग हैरान हो गया था, क्योंकि उस बॉक्स के ऊपर सबसे ऊपर एक चेक था। विंग ने उस चेक को पहले बहुत नॉर्मल समझा। जब उसने उसका प्राइस देखा कि कितने युआन का वो चेक है, विंग इतना शॉक में था कि वो चेक उसके हाथ से नीचे गिर गया। वो चेक 10 लाख युआन का था। इतने ज़्यादा रुपए, मतलब इतना ज़्यादा पैसा विंग अपने कॉलेज का फ़ी आराम से भर सकता है। उसका इतना ज़्यादा फ़ी नहीं है, 10 लाख युआन। विंग को लगा कि उसका काम तो हो गया, इतना ज़्यादा पैसा उसके पास है। वाओ। विंग जिसने अब उस दोबारा से चेक को उठाया और अच्छे से रीड किया। विंग ने उसके नंबर को अच्छे से गिना कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा है ना, वो सही तो रीड कर रहा है ना इस नंबर को। उसने बार बार उसको पढ़ा और कंफर्मेशन के लिए उसने अपना फ़ोन ढूंढा, फ़ोटो खींची और शुयांग को भेज दिया और उससे पूछा कॉल लगाकर, शुयांग तुमने देखा मैंने तुम्हें वीचैट पे कुछ भेजा है, उस फ़ोटो को देखो और बताओ क्या मैंने सच देखा है। उसमें 10 लाख युआन ही लिखा है ना। शुयांग जो कि अभी अपने घर पे बैठ करके मस्त टीवी देख रहा था, विंग का कॉल आया। उसे पहले तो लगा कि विंग के साथ कुछ गलत हुआ है। विंग के वीचैट को उसने नहीं देखा था, पर विंग की बातें सुन करके शुयांग जो थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग इसने कहा, मैं तो ठीक हूँ पर तुम जल्दी देखो ना। शुयांग वीचैट पे मैंने तुम्हें एक फ़ोटो भेजा है, एक्चुअली एक चेक का फ़ोटो भेजा है, प्लीज़ उसे देखो और मुझे कंफर्म करते हुए बताओ क्या उसमें 10 लाख युआन लिखा हुआ है। शुयांग जिसने बस अपने फ़ोन को चेक किया, उसने कहा, हाँ 10 लाख युआन ही लिखा है। क्या है ये चेक तुम्हारा है क्या तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट ने चेक दिया है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, और 10 लाख युआन का। तुमने कहा था पहला पेमेंट बहुत लो जाता है और तुमने कहा था कि मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझसे वो मेरा क्लाइंट बिल्कुल खुश नहीं होगा, पर 10 लाख युआन बहुत बड़ा अमाउंट है। शुयांग जिसने कहा, विंग 10 लाख युआन बिल्कुल भी बड़ा अमाउंट नहीं है, ये बहुत छोटा अमाउंट है। तुमने जो किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। विंग जिसने कहा, बट जो भी हो, बट मेरा काम तो हो गया ना, अब मुझे मेरे कॉलेज के लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। शुयांग जिसने कहा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम कहाँ हो वैसे। विंग ने कहा, मैं अभी लान होटल में हूँ, मैं वहीं पर हूँ अभी और मैं शायद निकलूँगा। शुयांग जिसने कहा, तुम्हारी हालत है निकलने लायक। विंग ने कहा, क्लाइंट ने मुझे कपड़े तो भेज दिए हैं, मैंने वो उन्हें पहन भी लिया है, पर मैं ना शुयांग, तुम समझ रहे हो मेरा क्या है कहने का मतलब है। शुयांग जिसने एक हामी भरते हुए कहा, हाँ समझ गया, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, एड्रेस भेजो मुझे, कौन सा होटल है। विंग ने उसे होटल का एड्रेस भेज दिया। विंग अब बस वहाँ पर बैठ गया। उसने उस बॉक्स की तरफ निगाहें की, क्योंकि उसे चेक देखने के बाद वो इतना खो गया था, इतना गुम हो गया था कि अब विंग ने उस बॉक्स को देखा ही नहीं। विंग सोच रहा था कि इसका कॉलेज का इंतज़ाम तो हो गया, अब उसे बस अपने रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम और देखना है कहीं ना कहीं से, और उसे शायद अपना दूसरा क्लाइंट देखना पड़ेगा। अगर उसे फिर से ये क्लाइंट अप्रोच करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो वो शुयांग से पूछेगा। पर विंग का ना एक पल को मन नहीं मान रहा था। उसने जो अभी महसूस किया ना, उसका मन बोल रहा था कि ये बेस्ट था, और विंग ना अब किसी और के साथ वो चीज़ फील कर ही नहीं सकता। विंग का दिल ना ये बोले जा रहा था, पर उसका दिमाग कह रहा था कि विंग को ना ये काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेन भी होता है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। विंग के फील कर सकता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, वरना लोग इसे छुप कर नहीं करते, खुलेआम करते। सब लोगों से बताते ना, कि वो सबको बता सकता है ना कि वो एक सेक्स वर्कर है, पर अभी वो नहीं कह सकता ना सबसे, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। विंग को कहीं ना कहीं ये
एक एहसास हो रहा था, एक उसका सिक्स सेंस बोल रहा था। पर अभी विंग जिसने सब चीज़ों को इग्नोर किया और चेक की तरफ ध्यान किया, क्योंकि उसे पैसे मिले हैं और विंग का अब कॉलेज का इंतज़ाम हो चुका है। विंग जिसने उस चेक को साइड रखा, उस बॉक्स के अंदर देखा, वहाँ पर कीज़ थी। 2 तरह की कीज़ थी। एक की तो वो जानता है, ये कीज़ कार कीज़ है, और दूसरी कीज़ हाउस कीज़ लग रही हैं। पर ये है क्या? उसके नीचे एक लेटर भी था। विंग ने उस लेटर को निकाला और पढ़ा। उस लेटर में लिखा हुआ था, कार इन द पार्किंग लॉट एंड हाउस इन द मिनहान। मिनहान चाइना का सबसे ज़्यादा रिच लोगों का एरिया है। वहाँ पे बस अमीर लोग ही रहते हैं, कोई भी लो क्लास लोग वहाँ जा ही नहीं सकता, कोई भी पर्सन नहीं जा सकता। बहुत रिचेस्ट से भी रिचेस्ट मैन जो होते हैं वो वहाँ रह सकते हैं। मिनहान्स की जो होम कीज़ हैं वो विंग के पास थी। मतलब मिनहान में एक अपार्टमेंट की कीज़ विंग के हाथ में थी। उस अपार्टमेंट की कीज़, या फिर कहो उस जगह जाने का मौका विंग को मिल रहा था जिसका सपना वो बचपन से देखते हुए आया है। विंग के सपने हमेशा से बहुत बड़े रहे हैं। विंग ने खुद से कहा है कि वो खुद को ये सारी चीज़ें दिलाएगा, खुद के दम पे दिलाएगा। और अभी उसके हाथ में वहीं की कीज़ थी। और कार भी कोई ब्रांडेड ही लग रही है। कीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रही है, क्योंकि कीज़ से भी अंदाज़ा लग जाता है कि ये किस कार की कीज़ होंगी। पर विंग सोच नहीं पा रहा है कि कार कौन सी होगी। विंग जिसने अब उस बॉक्स को और अच्छे से देखा, उस बॉक्स के अंदर एक और लेटर था। विंग ने उसे उठाया और खोला, उसे पढ़ा। वो पढ़ने के बाद वो इतना ज़्यादा शॉक में था कि विंग सोच रहा था कि क्या एक रात किसी के साथ बिताने की वजह से वो इंसान विंग के ऊपर इतनी दया कर सकता है कि उसे इतना कुछ दे रहा है। मतलब मिनहान में अपार्टमेंट कीज़, एक कार और 10 लाख युआन। इवन जो भी लेटर में है उसमें लिखा है विंग के लिए एक सूटेबल जॉब, एंड वो भी पार्ट टाइम में। वो एक शेफ़ की जॉब है। मतलब एक कहते हैं ना, हाउस में केयर टेकर होता है या हल्के फुल्के काम करने वाला व्यक्ति, उसकी जॉब है। विंग के लिए तो काफ़ी अच्छी जॉब है, क्योंकि अभी उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, और अगर उसे इसकी जगह कोई और काम करने को मिल रहा है तो विंग इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि उसके लिए तो ये सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ है। विंग बस उन चीज़ों को लेकर बैठा हुआ था तब तक कि जब तक उसका फ़ोन दोबारा नहीं बजना चालू हुआ। उसका फ़ोन जैसे ही बजा, विंग ने उसे उठाया और कहा, हेलो। तभी शुयांग ने कहा, तुम कहाँ हो स्टूपिड? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तुमने जो जगह बताई है वो मुझे वो होटल मिल चुका है, पर वो रूम नंबर नहीं मिल रहा है। विंग ने कहा, वहीं तो है, रिसेप्शन पे जाके पूछो। विंग जिसने अपना रूम नंबर बताया, और शुयांग जिसने रिसेप्शन पे जाके रूम नंबर बताया, उस रिसेप्शनिस्ट ने घूर कर शुयांग को देखा और कहा, तुम्हें पता भी है वहाँ कौन रहता है? शुयांग जिसने कहा, आई डोंट केयर कौन रहता है कौन नहीं रहता है, पर मेरा दोस्त वहाँ फंस गया है। आपके जो बॉस हैं वो उन्हें वहाँ पर पैक करके रखाए हैं, उन्होंने वहाँ से निकालना ज़रूरी है, ठीक है? उस लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मेरे बॉस के ऐसे शौक नहीं है, और रही बात किसी को बंद करने की, तो वो इंसान खुद से निकल सकता है। और तुम गार्ड्स उस लड़की ने गार्ड्स को बुलाना स्टार्ट कर दिया था। उस लड़की ने शुयांग को जज किया था उसके अपीयरेंस के बेस पर, क्योंकि शुयांग अभी अपने ऐसी रोज़मर्रा के कपड़े पहन कर के आ गया था। शुयांग जिसने कहा, हे तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उस लेडी ने बहुत सरकास्टिक वे में कहा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो कौन नहीं हो, और तुम जैसे भीख मंगों को हमारे इतने बड़े होटल में आने का हक नहीं है, सो प्लीज़ गेट आउट। शुयांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसने कहा, नाउ यू वेट एंड वॉच, मैं यहीं खड़ा हूँ और अभी तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या होता है। उस लड़की ने बहुत ही ड्रामेटिकल वे में कहा, ओह तुम क्या यहाँ के प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट के कोई रिश्तेदार हो? आई एम सॉरी, पर मुझे प्रेसिडेंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड तुम्हें जिसको बुलाना है बुलाओ, तुम्हें जिसको दिखाना है वो दिखाओ, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, तुम जिसको भी बुलाओगे ना वो मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी और वजह से लगी हूँ। ऐसा बोलकर उस लड़की ने अपना काम करना दोबारा जारी रख दिया। शुयांग की तो वैसे अब उसकी एक होता है ना ईगो, उस पर बात आ गई थी। शुयांग जिसने तुरंत ही अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने तुरंत कहा, यू नो तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा, तुम जो कहोगे, आई मीन एनीथिंग, कुछ भी कहोगे मैं करूँगा, पर अभी के अभी तुम्हें यहाँ आना होगा।
मेरी यहाँ बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हुई है और मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता हूँ। तुम करो चलेगा, पर कोई और करे बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं अभी लान होटल में हूँ। उसने अपना एड्रेस बताया और उस इंसान से कहा कि तुरंत 15 मिनट या 10 मिनट जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी उसे यहाँ आना है। वो इंसान मेंग्याओ था। मेंग्याओ जो अभी वांग जी के साथ मीटिंग में था और मीटिंग ख़त्म करके ही निकला था बाहर। वांग जी अभी इतना बड़ा कांड करके गया और मीटिंग ले रहा था। बताओ कैसा इंसान है। खैर वांग जी है मल्टी टैलेंटेड इंसान। एक पल में सीरियस, एक पल में रोमांटिक, दोनों काम कर सकता है। शुयांग जिसने मेंग्याओ को कॉल किया था, मेंग्याओ जिसने ये सुना ना कि शुयांग कुछ भी करने को तैयार है, उसके फेस पर बड़ी सी डेविल स्माइल थी कि बस सब कुछ ठीक है, अब वो ना अपने मन की करेगा। ये सोचकर ही जो मेंग्याओ है वो उसने गाड़ी निकाली और बिना किसी को खबर किए, स्पेशली वांग जी को बिना बताए, तुरंत ही उसी होटल की तरफ निकल गया। शुयांग जिसने सोचा था कि उसे 10 से 15 मिनट तो लगेंगे, पर मेंग्याओ जो इतनी स्पीड में कार ड्राइव करके आया था ना कि उसने 15 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय कर दिया था। वो बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गया था। वो पहुँच करके वो तुरंत अंदर आया और वहाँ अंदर आते हुए सब लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि सब लोग शुयांग को, मेंग्याओ को जानते हैं। वो पूरा होटल का स्टाफ मेंग्याओ को जानता है, क्योंकि ये लांस का होटल है और मेंग्याओ कई बार यहाँ आता है, वो भी लान वांग जी के साथ। तो सब लोग जानते हैं कि मेंग्याओ कितना बड़ा इंसान है और मेंग्याओ से पंगा लेना मतलब अपनी नौकरी, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेने के बराबर है। वो रिसेप्शन एरिया पे जो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने जब देखा कि मेंग्याओ आ रहा है तो वो तुरंत ही खड़ी हो गई। उसने कहा, बॉस आप यहाँ आ गए, अब आपको कोई काम था तो आप बता देते, आप घूमने आए हैं, आपको कौन सा रूम दूँ, आपका यूजुअल वाला। वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसने खुद को संभाला, उस लड़की ने खुद को संभाला और फिर कहा, मेरा मतलब है आप अचानक यहाँ आ गए ना, आप ज़्यादा आते नहीं हैं। वो लड़की शर्माने लगी थी, क्योंकि उसकी निगाहें हमेशा से मेंग्याओ के ऊपर रही हैं। उसका है कि मेंग्याओ एक बार पट जाए, बस एक बार पट गया ना ये बंदा तो बस अपनी लाइफ सेट है। दूसरा वहाँ पर शुयांग जो वहीं साइड में खड़ा हुआ था, मेंग्याओ जिसने उस लड़की को इग्नोर किया और वो आसपास देखने लगा। उसने जैसे ही शुयांग को देखा ना, वो उसके पास गया। उसने कहा, क्या हुआ है, तुम इतना मुंह फुला के क्यों खड़े हो? मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत है, तो प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा करने को मत कहना। शुयांग जिसने कहा, ऑल राइट, मैं जा रहा हूँ, कि तुम्हें मेरी बेइज्जती करनी है तो। वो जाने लगा, पर मेंग्याओ जिसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ऑल राइट बेबी, आई एम सॉरी। देखो मैं तो किसी से ज़्यादा सॉरी नहीं बोलता हूँ, मैं वांग जी से भी नहीं बोलता, पर तुमसे बोल रहा हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वेल बताओ क्या बात है। मेंग्याओ बहुत सिडक्टिव या कहो फ्लर्टी वे में शुयांग से बात कर रहा था और शुयांग को ये अच्छी भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसे जब मेंग्याओ ऐसी हरकतें करता है। लेकिन अभी ये सीरियस सिचुएशन है। शुयांग जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया कि अभी उसे पिघलना नहीं है, उसने बस आगे बढ़ा। उसने शुयांग जैसे है, इसने मेंग्याओ का हाथ टाइटली पकड़ा और उसे खींचते हुए रिसेप्शन एरिया पे लेकर आया। उसने कहा, ये लड़की पता है क्या बोल रही थी कि मैं भिखारी हूँ और मुझे इस होटल में आने का कोई हक नहीं है। मुझे ये धक्के मार के बाहर निकलवा रही थी। उस लड़की का तो चेहरा पीला पड़ चुका था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये लड़का जो सच में भिखारी जैसा दिखता है, आई मीन उसकी नज़रों में भिखारी जैसा दिखता है, वो मेंग्याओ को जानता होगा, वो भी इतने ऐसे वे में जैसे वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हो, क्योंकि उसने इतना टाइटली उसका हाथ पकड़ा और उसे एकदम झंझोड़ते हुए बोल रहा है कि इस लड़की ने मुझे डांटा है, इस लड़की ने मुझसे ऐसी बात की, इसे पनिश करो, जैसे एक बच्चा जिद करता है वैसे। वो लड़की इतनी डर गई थी कि तुरंत ही वो डेस्क से निकल कर आई और शुयांग के पैरों में गिर गई। उसने कहा, माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नादान हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पता नहीं क्या बोलती हूँ, आजकल मेरा दिमाग बहुत चल रहा है, मेरे मूड स्विंग्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। शुयांग के पैरों में गिरकर वो माफ़ी मांगने लगी थी और उसी टाइम पर विंग जो कि ऊपर सीढ़ियों से निकलते हुए आया था, क्योंकि विंग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही उसने कहा था शुयांग ने जाकर कि उसको रूम नहीं मिल रहा है विंग का, और विंग ने कॉल पर ना सारी बातें सुन ली थी उस रिसेप्शनिस्ट की, तो अभी विंग बस नीचे आने का एग्जिट एरिया ढूंढ रहा था उस बॉक्स को, सारे सामान को पैक करने के बाद। और अभी वो नीचे आया था तभी उसने ये नज़ारा देखा, और ये नज़ारा देखकर विंग जो इतना हैरान था और हैरान भरी आंखों के साथ ही अपना मुंह खोलते हुए वो शुयांग के पास आके खड़ा हुआ। उसने कहा, शुयांग ये क्या हो रहा है? शुयांग ने विंग की तरफ देखा। विंग की तरफ देखते ही उसने उस लड़की को इग्नोर किया और विंग को जाके हक कर लिया। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग को शुयांग अच्छे से चेक कर रहा था। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। शुयांग हाथ मत लगा। शुयांग जिसने विंग के बट पर हाथ रख दिया था। शुयांग जिसने एक स्माइल करते हुए कहा, ओके ओके ओके, मैं नहीं करूँगा।
तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा हाँ आधा ठीक हूँ, आधे पंजर थोड़े से ढीले हो गए हैं। कुछ भी हो यार, लेकिन वो इंसान बहुत तगड़ा था। श्रेयांगिस ने उसे हल्के से मारते हुए कहा कितनी बकवास बातें करते हो, हम घर चल के बात करेंगे इस बारे में। विंगेस ने कहा वो सब तो ठीक है, पर ये क्या हो रहा है? उसने उस लड़की की तरफ इशारा किया जो अभी भी घुटनों के बल बैठ करके रोने लगी थी। उस लड़की की आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू थे ना, विंग को दया आ गई एक पल के लिए। विंग उसके पास गया, उसने कहा मिस आप ठीक तो है ना? शुयांग ने तुरंत ही विंग को पीछे खींच लिया और विंग को इस तरह से खींचा था कि विंग को दर्द हुआ। उसने कहा शुयांग ने कहा तुम्हारे साथ यही होना चाहिए विंग, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस लड़की से बात करने की? भूलो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। विंग ने कहा ओके मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। वेल शुयांग प्लीज़ अब घर चलते हैं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। विंग ने ये इतने तेज़ कहा था कि वहाँ पे सुनने खड़े हुए काफ़ी लोगों ने सुन लिया था, स्पेशली मिंग्याओ ने जब ये सुना ना, उसने विंग की तरफ देखा और विंग को बहुत अच्छे से स्कैन करने लगा। विंग के हाथ पैर की और विंग की बॉडी के चलने की स्टाइल के हिसाब से मिंग्याओ बता सकता है कि वांग जी ने विंग को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया है। पर वांग जी के साथ इतना हॉट इंटीमेट सेशन बिताने के बाद भी ये लड़का खड़ा कैसे रह पा रहा है, इस बात के बारे में ना शुयांग मिंग्याओ सोच रहा था कि क्या वांग जी पे इतना ही दम था कि ये लड़का खड़ा भी हो पा रहा है। खैर शुयांग जिसने मिंग्याओ की तरफ देखा, मिंग्याओ ने कहा मैं घर छोड़ देता हूँ तुम दोनों को। विंग ने कहा नहीं हम दोनों ऑटो से जाएंगे, है ना शुयांग ने कहा नहीं हम दोनों इसके साथ ही जाएंगे। शुयांग जिसने मिंग्याओ की तरफ देखा और कहा मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो प्लीज़। उसने प्लीज़ शब्द पे कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था और यहाँ पर हमारा बेचारा क्या कहते हैं मिंग्याओ पिघल गया। मिंग्याओ ने कहा हाँ बोलो। शुयांग ने कहा विंग को प्लीज़ कैरी कर लो, उसे चलते नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? विंग जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी शुयांग के ऊपर कि शुयांग ऐसे कैसे किसी अनजान के साथ में ऐसे बात कर सकता है, उसकी पोल खुल सकता है। पर बेचारा विंग को कौन समझाए कि उसको उस क्लाइंट तक पहुंचाने वाला इंसान तो मिंग्याओ ही है। खैर मिंग्याओ विंग के पास आया, विंग ने भी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि अभी सच में उसकी चलने की हालत नहीं है। मिंग्याओ जिसने विंग को अपने साथ कैरी किया, अपनी कार में लेके गया और उसे ले जाने लगा। पर जाते जाते विंग को याद आया कि उसके पास भी तो एक कार है। उसने कहा रुको। एक्चुअली विंग जिसने उस कार के जो कीज़ है उसको दिखाते हुए कहा शुयांग ये देखो। शुयांग ने कहा क्या है तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट ने दी है? ये सुनते ही जो आगे ड्राइवर था, हमारे ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया, मतलब मिंग्याओ जिसने पीछे मुड़कर देखा, उसने कहा क्या कहा तुमने? किसने कार कीज़ दी है? विंग जिसने मिंग्याओ की तरफ हैरान होकर देखा, उसने कहा एक्सक्यूज़ मी। तभी शुयांग ने कहा हे विंग को उसने पास खींचा और उसे बताया कि ये वही इंसान है जिसके साथ में शुयांग इन्वॉल्व्ड है और ये वही इंसान है जिसने उस क्लाइंट तक विंग को पहुंचने में मदद की है। तो विंग को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। विंग जिसे समझ आया तो विंग को लगा कि फिर क्या है, उसको सब कुछ पता तो है, फिर छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। विंग जिसने उस कार कीज़ को दिखाया और कहा ये कीज़ दी थी एक बॉक्स के साथ में। उसने वो बॉक्स के साथ में आई हुई सारी चीज़ों को दिखाया, उसमें वो जॉब लेटर एंड वो लेटर जिसमें उसमें मिनहान अपार्टमेंट की कीज़ के बारे में लिखा हुआ था, वो मिनहान अपार्टमेंट की कीज़, कार कीज़ और वो चेक, सब कुछ दिखाया। मिंग्याओ बस देख रहा था। उसने कहा अनबिलीवेबल वाओ क्या न्यूज़ है, एक्सलेंट। मेरे पास भी कोई टॉपिक है उसे चिढ़ाने के लिए। विंग जो डर गया, उसने कहा सर प्लीज़ आप बताना मत कि मैंने आपको बताया है, हो सकता है क्लाइंट मुझसे गुस्सा हो जाए। मिंग्याओ जिसने ये सुना ना क्लाइंट, तो उसे और हंसी आ गई कि वांग जी ने इतना सब कुछ कर लिया और विंग को अपना नाम तक नहीं बताया। फिर भी उसने एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछा। उसने कहा वेल तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों को पता है कि तुम्हारा क्लाइंट कौन है? विंग ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा नहीं पता। कौन है? मिंग्याओ को और ज़्यादा हंसी आ रही थी। अभी उसको इतना इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गया था ना वांग जी को चिढ़ाने के लिए, तो वो भी बहुत खुश था। मिंग्याओ ने कहा कोई नहीं, खैर तुम्हें उसका नाम ना जानो ना तो ही अच्छा है। विंग जिसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया क्योंकि उसे सच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अपने क्लाइंट के नाम को जानने में। विंग को असल में अभी कोई फीलिंग्स थोड़ी है वांग जी के प्रति, तो उसके बारे में जानने की इच्छा रखेगा। उनके बीच में बस एक इंटीमेसी हुई है। मिंग्याओ जिसने अपनी कार को मोड़ लिया, उसने कहा
अब हम तुम्हारी कार में घर जाएंगे, मेरी कार को ड्राइवर ले आएगा। मिंग्याओ जो बहुत ज़्यादा अलग किस्म का इंसान है, जिस तरीके का इंसान के डिस्क्रिप्शन विंग को अब तक शुयांग ने दी है, क्योंकि विंग कभी मिंग्याओ से नहीं मिला था आज से पहले, पहली बार है जब वो मिला है। तो जो डिस्क्रिप्शन अभी मिंग्याओ के बारे में शुयांग ने उसे दे रखी है, उसमें वो मिंग्याओ ना फिट नहीं हो पा रहा था। मिंग्याओ बहुत चुलबुला हंसमुख टाइप का इंसान है, और जो शुयांग ने उसे डिस्क्रिप्शन बताई है उसमें वो हमेशा मिंग्याओ की बुराई करते हुए आया था। तो विंग थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कौन सा वाला रियल है। अगर ये वाला रियल है तो शुयांग क्यों हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता है। शुयांग हमेशा बोलता रहता है कि मिंग्याओ इतना बुरा है, उतना बुरा है, ये करता है, वो करता है। खैर अभी तो हमारा विंग जो अपनी कार में बैठा हुआ था और मिंग्याओ उसे ड्राइव कर रहा था, क्योंकि विंग की हालत बिल्कुल नहीं है ड्राइव करने की, और विंग को ड्राइविंग आती भी नहीं है। और बेचारा हमारा वांग जी जिसे पता भी नहीं है कि विंग को ड्राइविंग नहीं आती है, और उसे कार खींच दी है उसने। वेल अब विंग ही जाने उसका और उसके कार का क्या हाल होगा। वेल ये एक बहुत ही न्यू कार है, एंड ये कार कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, पर विंग के लिए एक्सट्रीमली महंगी है, एक्सट्रीम लेवल की महंगी है। वो कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकता, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर मिंग्याओ के लिए तो ये उसकी रेंज से बहुत नीचे है, बहुत लो है। तो मिंग्याओ ने जब ये कार देखी थी उसने कहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त का टेस्ट इतना बुरा है, उसने तुम्हें इतनी बुरी कार गिफ्ट की है। लेकिन विंग जो उसकी आंखों में इतनी चमक थी ना, जो देख करके मिंग्याओ को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसे समझ आया कि नहीं, विंग की बात अलग है, वो हर किसी को एक जैसा नहीं समझ सकता। एंड मिंग्याओ की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अब तक विंग को या फिर शुयांग को इस बात से जज नहीं किया कि वो अपनी बॉडी सेल करते हैं पैसों के लिए। उसने इस बात से उन दोनों को जज नहीं किया। ये उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है जो विंग को फील हो रही है अभी तक, क्योंकि विंग के साथ उसने कुछ ऊट-पटांग बात नहीं की जैसा अक्सर लोग करते हैं। लेकिन अभी वो बस चल रहे थे, एंड उन दोनों को वो मिन्हान के अंदर आराम से ले गया, बहुत इजीली, किसी ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मिंग्याओ को सब जानते हैं। मिंग्याओ जो उसे उस अपार्टमेंट तक ले गया है जहाँ का कीज़ विंग को वांग जी ने दी है, वहाँ ले जाकर उसने उस अपार्टमेंट को दिखाया, और विंग उस अपार्टमेंट को देखकर सोच रहा था कि ये अपार्टमेंट है या पूरा का पूरा बंगलो है। उस एक अपार्टमेंट के अंदर भी 6 कमरे थे, एक बहुत बड़ा लिविंग एरिया, उसमें मतलब गैलरी में गार्डन बना हुआ था, किचन बहुत बड़ा एरिया, सारा फर्नीचर सेटअप था, एसी लगे हुए हैं, बड़ा एलईडी टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, हर एक सुविधा उसमें थी। विंग सोच के हैरान था कि कोई क्यों उसे इतना कुछ देगा। पर यहाँ पर ना विंग को कौन समझाए कि विंग किसी बहुत बड़े ट्रैप में अब फंस चुका है, वो इससे कभी बाहर नहीं निकलेगा। वांग जी को विंग के साथ फीलिंग्स नहीं है, पर वांग जी अब विंग को कहीं जाने भी नहीं देगा। तो ये देखने में बहुत मज़ा आएगा कि विंग किस तरीके से वांग जी के इस स्वीट हनी ट्रैप में फंस जाने वाला है। इस हनी ट्रैप से क्या विंग कभी बाहर निकल पाएगा, या फिर इसमें हमेशा हमेशा के लिए फंस के रह जाएगा, ये तो हम जानेंगे अब आने वाले एपिसोड्स में ही। तब तक लिए ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।